हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास कल की रिवीजन के साथ। कल हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान और बलबन को मेनली, ये दोनों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो हम इन दोनों को ही मेनली रिवाइज करेंगे। रजिया सुल्तान में हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज ये पढ़ी थी कि ये फर्स्ट फीमेल है जो क्या होगी, किंग बनेगी मेडाइवल इंडिया में। उसके बाद ये दूसरा काम क्या करेगी, पर्दा प्रथा को क्या करेगी, खत्म करेगी। और दूसरा काम ये क्या करेगी कि ये चोंगा और टोपी पहन के आएगी। और चोंगा और टोपी किसका लिबास था उस समय? मेन का लिबास था, ये था आदमियों का लिबास था। तो चोंगा और टोपी पहन के दरबार में आएगी। और क्या हमने पढ़ा था कि ओपन फेस के साथ ये आएगी, खुले मुंह के साथ अपने दरबार में आएगी और संचालन करेगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि याकूत को इसने आमिर आखुर का पद दिया हुआ था। अल्तुनिया से शादी करती है। और ये कब? 1240 में ये डाकुओं के बीच फंस के इसका क्या हो जाता है, इसके मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेनली हमको क्या पढ़ना था, नसरुद्दीन मोहम्मद पढ़े हम। नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो कैलीग्राफिस्ट था जो खूब अच्छे से कुरान को लिखता था। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि बहुत सिंपल और जेंटल आदमी था और क्या करता था, टोपी सी के अपना निर्वहन करता था। ये चीज हमने नसरुद्दीन के बारे में पढ़ी थी। और इसामी जैसा कि लिखता है कि बलबन ने उसे क्या किया था, जहर देके मार दिया था। उसके बाद बलबन गद्दी पे बैठा था। जब बलबन गद्दी पे बैठता है तो बलबन कुछ चीजों को खत्म करता है। बलबन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज ये तुर्के चहलगानी, जिसको आप चालीसा भी बोलते हैं, इसको क्या करता है, खत्म कर देता है। दूसरी चीज ये क्या करता है, दूसरी चीज ये ले आता है राजत्व का सिद्धांत। और भी कौन सा? डिवाइनशिप, दैवीय राजत्व का सिद्धांत ले आता है, डिवाइन किंगशिप ले आता है। और इसके साथ ये क्या कहता है कि राजा क्या है, कौन सी दो प्रथा, एक नियमते खुदाई, एक ये स्टार्ट करता है, और दूसरा जिले इलाही। अब जिले इलाही मैंने आपको बताया था ये क्या है, और नियमते खुदाई क्या है। एक प्रतिबिंब है और एक क्या है, उसकी परछाई है। दोनों रिफ्लेक्शन और शैडो, इसके बारे में। इसके साथ इसने 2 प्रथा चालू की थी, कौन कौन सी? एक सिजदा की और दूसरी किसकी, पाबोस की। सिजदा किसको कहते थे? लेट के प्रणाम करने को कहते थे। और पाबोस किसको कहते थे? पैरों के चूमने को पाबोस कहते थे। उसके बाद ये होगा कब, अपना दिखाने के लिए भाई, वो कब करेगा? नवरोज के त्योहार में। और नवरोज किसका त्योहार ये बताइए? नवरोज बताया था मैंने, पारसियों का त्योहार है। जब नवरोज पारसियों का त्योहार है तो नवरोज का न्यू ईयर होता है, पारसियों का न्यू ईयर को नवरोज कहते हैं। ये किसने चालू किया था, ये क्वेश्चन पूछा तो अब ये बलबन ने चालू किया था। उसके बाद ये अपने आप को किसका वंशज बताता था? अफरीशियाद का। ये मानता था कि हम इसके वंशज हैं, यानी हम बहुत बढ़िया, मतलब उच्च कुलीन वर्गीय हैं। ये सारी चीजें हमने बलबन में पढ़ी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बलबन में पढ़ा था वो था मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये सब कैसे करेगा? मिलिट्री डिपार्टमेंट से करेगा। और मिलिट्री डिपार्टमेंट का इसने क्या नाम रखा था? दीवान ए अर्ज। क्या नाम रखा था? दीवान ए अर्ज। ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद किस नीति के तहत इसको बनाया गया था? तो लौह और रक्त नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी किसकी है? बलबन की है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है मेनली। कौन कौन से देख लीजिए यहां पे, तुर्के चहलगानी का खत्म होना, डिवाइन किंगशिप, उसके बाद आपका नियमते खुदाई और जिले इलाही, सिजदा और पाबोस की प्रथा चालू किया, नौरोज को मनाना, अफरीशियाद नामक वंश का अपने आप को वंशज मानता था। उसके बाद दीवाने अर्ज, जो कौन सा डिपार्टमेंट है? सैन्य विभाग है ना, सैन्य विभाग है। उसके बाद ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और खून की पॉलिसी किसकी है? ये भी बलबन की है। अब हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में मेनली हमको 3 रूलर्स को पढ़ना है। किसको किसको? जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को पढ़ना है। अब देखिए इसमें ये क्या है कि सबसे ज्यादा भ्रांतियां किसको लेके हैं? अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि पद्मावत किस पे बनी थी? अलाउद्दीन
खिलजी पे बनी थी। उस किताब का भी नाम आपको वीडियो में आएगा और याद भी रखिएगा कि किसने लिखी, ये हम बताएंगे। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक चीज हमने पढ़ा था क्या, कि जब हम दिल्ली सल्तनत के क्या पढ़ रहे थे, डायनेस्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सा आएगा, गुलाम, उसके बाद क्या आएगा, खिलजी, उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद क्या आएगा, लोधी। ये चीज हमने पढ़ी थी। जब ये आएगा तो उसमें मैंने बताया था कि खिलजी क्या है, शॉर्टेस्ट है, इसका सबसे कार्यकाल क्या है, छोटा है, और तुगलक का क्या है, सबसे बड़ा कार्यकाल है। ये हमने पढ़ा था। तो शॉर्टेस्ट कार्यकाल किसका है, खिलजी का है। एक क्वेश्चन ये पूछ देता है। और कब से कब तक है ये, 1290 से लेके 1320 तक। ये चीज हमने आपको बताई थी। तो जैसे हमने क्या बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी जो है किसकी हत्या करके बनता है, कैकुबाद की हत्या करके ये गद्दी पे बैठता है। किसकी हत्या करके, कैकुबाद की। जैसे ही ये कैकुबाद की हत्या करके गद्दी पे बैठेगा तो कैकुबाद के महल में ही बैठेगा। और उस महल कौन सा महल है, किलोखरी का महल। किसका महल है, किलोखरी का महल है। और ये उसकी कैपिटल भी रहती है। तो यहीं से क्वेश्चन आपको बन जाता है कि किसको मार के बना जलालुद्दीन खिलजी, कैकुबाद को। और कैकुबाद के महल का क्या नाम था, किलोखरी। और किलोखरी पैलेस में ही ये अपना राज्याभिषेक कराता है। और किलोखरी ही इसकी क्या है, कैपिटल है। और ये कौन है, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी में इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी से एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इसने एक व्यय विभाग की स्थापना की थी, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की व्यय विभाग की स्थापना की थी। और उस व्यय विभाग का नाम पूछता है तो दीवाने वाकूफ। अब एक चीज आप ये देख रहे होंगे कि दीवाने तो आपको हर जगह मिलेगा, जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने मुस्त खराज, दीवाने वाकूफ। तो अर्ज क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, और वाकूफ क्या है, वाकूफ है आपका एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, व्यय विभाग है। हिंदी में भी ये वाकूफ ही लिखाएगा, वाकूफ। तो दीवाने वाकूफ क्या है, व्यय विभाग है। इसी के साथ ये क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी जो है अपने नेफ्यू को, अपने भतीजे को ये क्या बनाता है, सूबेदार बनाता है। और इसका भतीजा इसका सन इन लॉ भी है, क्या है, इसका दामाद भी है। इसका भतीजा जलालुद्दीन खिलजी का इसका दामाद भी है। और वो कौन है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। और कहां पे करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो करता है वो कड़ा मानिकपुर में। कहां पे, कड़ा मानिकपुर। अब ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि कड़ा मानिकपुर का अभी का नाम क्या है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कड़ा मानिकपुर को अभी आप इलाहाबाद कह लीजिए या प्रयागराज कह लीजिए, आपकी जो मर्जी वो कह लीजिए। कड़ा मानिकपुर कहां पे है, प्रयागराज और इलाहाबाद को ही कड़ा मानिकपुर कहते हैं। यानी कि ये कहां पे जगह है, यूपी में है। तो अलाउद्दीन खिलजी को यहां से आपको एक चीज क्या समझ में आ रहा है कि ये कैसा आदमी है, क्रूअल इन नेचर। देखिए स्वभाव से ये क्रूअल है, लेकिन जितना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी का है, पूरे मध्यकाल, पूरे मुगल काल में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम जब अलाउद्दीन खिलजी को पूरा पढ़ेंगे तो एक चीज ये समझेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे, देखिए मैंने बताया जिसका शॉर्टेस्ट पीरियड है, छोटा पीरियड है जिन भी राजाओं का, जैसे रजिया सुल्तान हुई, गियासुद्दीन, ये आपका जलालुद्दीन खिलजी हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, वो बहुत कुछ नहीं करेंगे। मतलब एक बहुत बड़ी सोच के साथ नहीं है वो, उनकी सोच क्या है, छोटी है, वो बहुत छोटा छोटा रिफॉर्म करके, इसीलिए आपको पढ़ना भी क्या है, कम है। लेकिन बलबन को आपने क्या देखा, एक एम के तहत उससे चीजें पूरी डेवलप हो रही हैं। उसी तरीके से महत्वाकांक्षी आदमी ही कुछ करता है। और अलाउद्दीन खिलजी ये क्या है, महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है, आशावादी आदमी है। हाँ, इसका नेचर क्रूअल है वो अलग बात है। देखिए सबके अंदर कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और हमको क्या लेके चलना है कि उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, क्योंकि निगेटिव बताने के लिए तो आपके पास कई सारी पिक्चरें हैं, पद्मावत देख लीजिए या यूट्यूब देख लीजिए या व्हाट्सएप देख लीजिए, ये सारी चीजें तो ही हैं आपके पास। तो पॉजिटिव साइन क्या है, या एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या सीखते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप GS4 के आंसर लिख रहे हैं,
कि आप मध्यकाल से, कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप मध्यकाल के किस रूलर से कुछ सीखते हैं, तो आपने उस चीज पे तो ध्यान दिया ही नहीं कि मैं क्या सीख सकता हूं, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर हाँ आपने कुछ सीखा तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। तो हमने क्या बताया था, अलाउद्दीन खिलजी हम पढ़ेंगे। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी में मेनली हमको जो पढ़ना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे बहुत सारे मिथ भी हैं जो सारे आपको क्लियर करने होंगे। पहली चीज ये है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी कहां पे अपना राज्याभिषेक कराएगा, पहले इसको राजा बनाइए, एक स्टोरी की तरह चलते हैं, इसको राजा आप बनाइए पहले। तो जब राजा बनाएंगे तो ये बनेगा लाल महल में। अब मैंने आपको जब बलबन बताया था तो भी बताया था कि लाल महल किसने बनवाया है, बलबन ने बनवाया है। और ये इसी वजह से पूछता है कि लाल महल किसने बनवाया है, क्योंकि लाल महल में ही अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद ये क्या करता है कि कुछ उपाधियां ग्रहण करेगा, जिसमें से सबसे बड़ी उपाधि ये अपने आप को मानता है सिकंदर ए सानी। क्या, सिकंदर ए सानी की उपाधि, या सिकंदर द्वितीय भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकंदर टू, सिकंदर टू। अब एक चीज ये देखिए, ये कर क्या रहा है कि ये, इसकी भी महत्वाकांक्षा कितनी है, सिकंदर जितनी बड़ी है, अलेक्जेंडर जितनी बड़ी है अगर कहिए। और अलेक्जेंडर क्या चाहता था, पूरा विश्व का विजेता बनना चाहता था, और ये भी चाहता था कि ये क्या बने, विश्व विजेता बने। इसके लिए इसको दो तीन चीजें समझ में आई, क्या कि क्या क्या होना चाहिए आपको विश्व विजेता बनने के लिए, क्या होना चाहिए, एक साम्राज्य होना चाहिए, और साम्राज्य की स्थापना को क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म। यही होता है ना साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की स्थापना करनी होगी, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो कहां तक फैला हो, पूरे विश्व में फैला हो। इसके लिए आपको एक ये महत्वाकांक्षा है। अब इसके लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी, इसके हिसाब से वो कुछ रिफॉर्म करेगा, जिसमें मेनली रिफॉर्म क्या है, एक मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं उसके जो पूछे जाते हैं, और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये दो चीज पूछे जाते हैं। अब ये चालू करने से पहले एक चीज ये बता दें कि इसी के समय काल में एक और आदमी है, कौन, अमीर खुसरो। आप सुने ना, खुसरो की पोइट्रीज बहुत फेमस है, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, अजय तैरे सो डूबत है जो डूबे सो पार। तो खुसरो को और क्या कहा जाता था, खुसरो को हम एक टोटल डिफरेंट पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब। लेकिन हां ये याद रखिएगा कि खुसरो किसके कार्यकाल में है, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में है। इसके बाद हमको एक चीज और पढ़ना है, पद्मावत। क्या पढ़ना है, पद्मावत। अब ये किसकी किसकी कहानी है, तो जो जो मूवी देखे होंगे ये आराम से बता देंगे कि ये रानी पद्मिनी, जो किसकी वाइफ है, राणा रतन सिंह की वाइफ है, और अलाउद्दीन खिलजी, ये कहानी बनी। और इसको लिखने वाला कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखी है। किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखी है। तो अब एक चीज ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी का समय काल क्या है, 1296, देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियरिटी कर रहा हूं, क्यों, याद रखिएगा 1296। और जायसी पद्मावत कब लिख रहे हैं, 1540 में। 1540 में पद्मावत लिखी जा रही है। अब ये बताइए कि मैं अगर आपसे कहूं कि आप एक कहानी लिखिए, किसकी कहानी, मतलब अपने ही दादा परदादाओं की कहानी लिखिए, ठीक, और कितने साल बाद हो गया ये, 200 साल पहले, यानी कितनी पीढ़ी पहले हो गई। अगर 200 साल पहले मैं ये कहूं कि आप आज 2022 में हैं, आज से 200 साल पहले की 1800 की कहानी लिखिए, तो आप 1857 की क्या कहानी लिखेंगे, 1857 में क्या आपके दादा परदादा उसमें भाग लिए थे, और कितना ऑथेंटिक होगा ये बताइए अपने दिमाग से सोच के। तो जो लोग पद्मावत के बेसिस पे अलाउद्दीन खिलजी को जज करते हैं, वो सोचिए कि सोर्स ऑफ आपका नॉलेज ही कितना है, कितना हो रहा है। इस वजह से राजा को दो पहलू, उसका सोशल पहलू अलग है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पहलू अलग है।
तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पहलू पे भी तो ध्यान देना था। क्रूअल है, ये है, खिलजी ये है, इतने सांस्कृतिक शब्दों का खिलजी के लिए इस्तेमाल आप किए कि पूछना ही नहीं है। लेकिन ये नहीं देखे कि लिख कौन रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी लिख रहे हैं। लिख कब रहे हैं? 1540 में लिख रहे हैं। 1540 में ये बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच क्या क्या हुआ था, और एक स्टोरी क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग, अपना दिमाग भी तो होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसका समय काल खंड क्या है, ये भी तो देख लें। तो छोड़िए ये बात, मैंने आपको बता दिया कि इन चीजों को दिमाग में रखिए। आप पढ़े लिखे हैं, उसका कुछ तो सबूत होना चाहिए कि पिक्चर में कुछ भी बना देगा वो आप मान लेंगे कि नहीं, हाँ नहीं सही है। जितनी भी हिस्ट्रीज पे मूवी बनी है वो पहले डिस्क्लेमर देता है ना कि पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है और इसका कुछ एंटरटेनमेंट के हिसाब से क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। तो वो जो आप पकड़ के बैठ जाते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बदलाव वाला कहानी होता है। वो एक्चुअल में इतिहास में ऐसी घटना नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब हमको क्या पढ़ना था? इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवाद जब स्टार्ट करते हैं आप, तो साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए आपको क्या चाहिए? एक बड़ी सेना चाहिए, एक आर्मी चाहिए। और आर्मी कैसी होनी चाहिए? एकदम तगड़ी आर्मी होनी चाहिए। और तगड़ी आर्मी होने के लिए आपको क्या करना होगा? आर्मी को, आर्मी में कुछ सुधार करने होंगे। तो यही होगा आपका क्या? मिलिट्री रिफॉर्म। उसके बाद आपके एक राज्यत्व सिद्धांत में, यानी किंगशिप थ्योरी में, कि आप किस तरीके का शासन करेंगे, यह भी तो क्लियर होना चाहिए। तो यह बताता है कि हम शासन करेंगे निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म का। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर रहेगा किसके पास? किंग के पास। एब्सोल्यूट पावर किसके पास रहेगा? किंग के पास। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज ये क्या करता है? ये कहता है कि रिलीजन को, किसको? रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग करिए। तो ये पहला राजा है जो क्या करेगा? रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग करेगा, और ये अपने आप को किंगशिप सिद्धांत के तहत मौलवियों से बहुत ऊपर, यानी अब रिलीजन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले होता क्या था कि राजा तो आप बन जाते थे, लेकिन आप मिडिल मध्यकाल यूरोप का भी देखेंगे तो पोप का प्रभाव राजा से ऊपर रहता था। इसने क्या किया कि नहीं, रिलीजन जो है ये क्या रहेगा? राजा के नीचे आएगा। राजा से रिलीजन होगा, रिलीजन से राजा आप नहीं होंगे। और अलग करने वाला रिलीजन को राजनीति से कौन है? धर्म को राजनीति से अलग करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। एक सवाल ये, अब जब आप धर्म को राजनीति से अलग कर दिए ना, तो आप क्या करेंगे? प्रॉपर राजनीति करेंगे। अब कैसे करेंगे ये एक चीज देखिए। तो हमने क्या बताया कि आर्मी बनानी है हमको, और कैसी आर्मी चाहिए? तगड़ी आर्मी चाहिए, एकदम जबरदस्त, जो सिकंदर की तरह पूरा विश्व जीत सके। उसके लिए क्या होगा? एक बहुत बड़ी सेना, बिग आर्मी चाहिए, बड़ी सेना चाहिए। और बड़ी सेना चलाने के लिए इसने क्या चालू किया? नगद वेतन। क्या चालू किया? नगद वेतन। नगद वेतन देगा अपने सैनिकों को। अब नगद वेतन देगा तो ये बताइए कैसे देगा? मैं आपको कहूं कि आप मतलब आप क्या हैं, आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, मिलिट्री में हैं, आपको वेतन मिलेगा तो कैसे मिलता है? आपका वेतन किसी और को भी तो जा सकता है। कहेंगे कैसे? हमारा क्या है? पहचान पत्र वहां पे जमा है या हमारी पहचान लिखी गई है। तो ये भी चालू करता है नगद वेतन देने के लिए हुलिया प्रथा। अब उस जमाने में कंप्यूटर और फोटोग्राफी तो थी नहीं, तो ये क्या करते थे? सैनिकों की हुलिया लिखते थे। क्या करते थे? सैनिकों की हुलिया लिखते थे कि नाक इतनी चौड़ी है, दांत इतना बड़ा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जो भी लिखते हो अपना हुलिया लिख लीजिएगा। ठीक है, हुलिया लिखते थे। उसके बाद सैनिकों के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? घोड़े। भाई हॉर्सेस चाहिए ना आपको, और तगड़े तगड़े हॉर्सेस चाहिए। तो करते क्या थे कि जब लोग राजा उनको घोड़ा देते थे तो वो घोड़ा वो लोग मार्केट में बेच के और खच्चर रख लेते थे, और जब लड़ाई की बारी आती थी तो खच्चर क्या लड़ेंगे। तो इससे निपटने के लिए इसने क्या किया? दाग प्रथा का शुरुआत की। किसकी? दाग प्रथा की। अब देखिए, हुलिया और दाग किसने चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन पूछता है
नगद वेतन किसने चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन जब आपको पता है कि क्यों हो रहा है ये सब, तब आप एक क्या बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे। अब जब दाग और हुलिया प्रथा इसने चालू कर दी, नगद वेतन देना चालू किया, तो एक बात इसको समझ में आई कि मैं उतना नगद वेतन नहीं दे पा रहा हूं जितने से सैनिकों का क्या हो सके, काम चल सके, उतना नहीं दे पा रहा हूं। तो उसके लिए इसको क्या करना होगा? मार्केट रिफॉर्म करना होगा, बाजार पे नियंत्रण करना होगा, मार्केट को कंट्रोल करना होगा, और मार्केट रिफॉर्म इसी को कहते हैं। और बाजार नियंत्रण ये कैसे करेगा? बाजार नियंत्रण ये करेगा मूल्य नियंत्रण करके। क्या करके? मूल्य नियंत्रण करके, प्राइस को कंट्रोल करके। तो अब दोनों क्वेश्चन ये कैसे पूछता है कि मार्केट रिफॉर्म कौन लाया, बाजार नियंत्रण कौन लाया, और मूल्य नियंत्रण कौन लाया? तो दोनों कौन ला रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों ला रहा है? क्यों लाएगा? क्योंकि अगर मूल्य का नियंत्रण कर लेगा, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए ये दे रहा है अपने सैनिकों को, उस समय 10 रुपया बहुत होता था, आज का 10 रुपया मत गिनिएगा, और सामान लेते लेते घर का खर्च चलाते चलाते वो 11 रुपए तक आ जा रहा है। तो इसने क्या किया कि मूल्य ही नियंत्रित कर दो। अब गेहूं, चावल या जो भी जरूरत की सामान्य है वो क्या कर दिए? सस्ते 1 रुपए में, आधा मतलब 50 पैसे में, ऐसे कर दिया। तो ये 10 रुपया क्या हो गया? पर्याप्त हो गया। तो अब सोचिए, इंप्लीमेंटेशन देखिए, एक अगर आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो इतने दूर तक सोच के चलना पड़ेगा कि क्या करूंगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और उस इफेक्ट को कैसे मैं कंट्रोल करूंगा। तो मूल्य नियंत्रण किया। अब मूल्य नियंत्रण जब करता है वो, तो उसको एक चीज समझ में आता है कि इसको कौन देखेगा कि मूल्य नियंत्रण मैं सही किया हूं कि नहीं। तो इसके लिए वो बनाएगा साहनाए मंडी। साहना ए मंडी। मंडी के नियंत्रण के लिए एक इंस्पेक्टर रखेगा ये, जो ये चेक करेगा। और कैसे चेक करते थे ये भी मैं बताऊंगा। साहनाए मंडी। अब आप देखते हैं ना कि बाजार नियंत्रण किसके अंडर में हो रहा है? साहनाए मंडी के। मतलब यहां भी कोई घोल घपाला ना हो कि राजा कह दिए कि नहीं 2 रुपये में मिलेगा और आप जो है 3 रुपये में बेच रहे, कोई देखने वाला ही नहीं है। तो यहां पे इसने क्या किया? एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया, जिसको क्या कहा गया? साहनाए मंडी। उसके बाद इसने एक चीज समझ में आई इसको कि बिना गुप्तचरों के, बिना स्पाइस के काम नहीं चलने वाला है। तो इसने एक गुप्तचर विभाग बनाया, एक स्पाई का पूरा विभाग बनाया। और उस विभाग की शुरुआत भी किससे मानी जाती है? अलाउद्दीन खिलजी से मानी जाती है। आइए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को देखिए इस तरीके से पढ़ना है कि हम पूरा एक टाइमलाइन की तरह चलें, एक फ्लो चार्ट की तरह चलें, जिससे आपको याद करने में आराम होगा। याद कैसे होगा? जब दिमाग में एक स्टोरी होगी तब। और स्टोरी कब फॉर्म होगा? जब आप एक क्रोनोलॉजी पे डिपेंड करेंगे तब। जैसे आप रामायण, महाभारत या कुछ और भी ग्रंथ पढ़ते होंगे जो मैं नहीं जानता, वो तो एक कहानी होती है ना। तो पहले होता क्या है कि दशरथ के पुत्र जो है राजा राम हुए, फिर ऐसे एक कहानी चलता है, फिर वो जंगल गए, फिर सीता माता का अपहरण हो गया, ये सारी चीजें चलती है। फिर वो कहाँ जाती हैं? लंका जाती हैं, फिर हनुमान जी जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें हो रहा है, एक माइथोलॉजी आप पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो है किसी भी चीज को याद करने का तरीका ये होता है कि अपने दिमाग में उसको एक स्टोरी के रूप में बैठा लीजिए। अब स्टोरी, किसी भी चीज को आपको याद करना है तो स्टोरी जल्दी याद होती है। और आप क्या कर सकते हैं? सुना सकते हैं। आप फैक्ट भूल जाइए, लेकिन स्टोरी तो याद रहे कम से कम। तो उस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए। तो हमने क्या बताया था कि साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए उसको क्या चाहिए था? एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। और उसकी महत्वाकांक्षा कैसी थी? सिकंदर की तरह थी। और इसी वजह से उसने क्या किया? सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। धर्म को राजनीति से जब अलग किया तो उसने ये कहा कि हमको क्या चाहिए? हमको किसी भी खलीफा का मुहर नहीं चाहिए राज करने के लिए। हम खुद ही क्या हैं? खलीफा से ऊपर हैं या खलीफा के बराबर हैं। उसने धर्म को सीधे अलग कर दिया। अल्लाह के बाद कौन है? सीधे डायरेक्ट राजा। उसमें किसी मीडिएटर की जरूरत उसको नहीं है, वो कहता है। उसके बाद उसको कैसा देना है? आपको सैलरी कैसी देनी है? कैश पेमेंट, नगद सैलरी देनी है। जब नगद सैलरी देनी है तो सैलरी आएगी कहां से? यहां से एक सवाल आता है। पूरे मध्यकाल नहीं, जान लीजिए आप 1200 से पढ़ रहे हैं ना, 1200 से लेके जब तक अंग्रेज रहेंगे, कब तक?
अंग्रेज कब तक रहेंगे बताइए? 1947 में हमारा देश आजाद होता है ना। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा पैसा साम्राज्य को किससे आता था, जैसे आज भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है ना कि रेवेन्यू हमारी सबसे ज्यादा किससे आती है, जीएसटी से आती है या कॉर्पोरेट टैक्सेस से आती है, उस समय आती थी लैंड रेवेन्यू से। किससे आती थी? भूमि कर से आती थी। भूमि कर ही आय का सबसे बड़ा स्रोत था। ये चीज दिमाग में बैठाइएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मध्यकाल में आय का सबसे बड़ा स्रोत बताइए, मुगल काल में आय का सबसे बड़ा स्रोत बताइए, 1857 में आय का सबसे बड़ा स्रोत बताइए। तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, आय का सबसे बड़ा स्रोत 1947 तक क्या है? भूमि कर, लैंड रेवेन्यू है। अब बताइए आपकी लैंड रेवेन्यू कब फिक्स होगी, कैसे फिक्स होगी और कैसे क्या होगी? इंक्रीज होगी। दो चीज है। अगर आप राजा हैं और मैं कहूं आपको कि आपको ये काम करना है, तो आप ये सोचेंगे ना कि ये दोनों चीज बढ़े। वही मैं कह रहा था कि आप सोच नहीं सकते कि खिलजी किस लेवल पे इंप्लीमेंटेशन को देखता है। आपकी सोच से एकदम परे है खिलजी। और मैं मानता हूं कि इससे बढ़िया इंप्लीमेंटेशन, ये हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, आप सही हो किसी मामले में, लेकिन इससे बढ़िया इंप्लीमेंटेशन मेरी नजर में किसी ने नहीं किया। अब ये लैंड को क्या करेगा कि कैसे फिक्स हो कि लैंड रेवेन्यू कितना आएगा और कैसे रेवेन्यू क्या करे? इंक्रीज करे। इन दोनों का प्रबंध करेगा। तो सबसे पहला काम ये किया इसने कि जितनी भी जमीनें बटी थी, अब जमीनों को क्या किया जाता था? राजा हैं आप और आपके पास सब कुछ है, तो जो बेवकूफ राजा होते थे वो क्या करते थे कि दान में देते थे। किसी को दान दे दिया, किसी को पेंशन दे दिया, किसी को ग्रांट कर दिया। ये सारी जमीनों को इस तरीके से बटा था। तो सबसे पहले इसने आते ही कहा कि सब कुछ अब खालसा लैंड को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ अब राजा को बिलोंग करेगा। जितनी भी जमीनें हैं, तो ये जितने भी पेंशन वाली जमीनें थी, दान वाली जमीनें थी, जो इमाम लोगों को मिली थी धर्म के लिए, बहुत सारे जो है मौलवियों को भी मिली थी, कहा कुछ नहीं हो गया, चलो टाटा बाय बाय, खत्म। उसके बाद और उन दोनों जमीनों को कहते क्या है, ये टर्म पूछ लेता है। तो मिल्क कहते हैं पेंशन प्राइज ये सब जमीनों को, कि अगर आपको पेंशन के रूप में मिली है, उपहार के रूप में मिली है। और जो चैरिटेबल लैंड थे, जो चैरिटी के लिए किए जाते थे, उसको कहते थे वक्फ। क्या कहते थे? वक्फ। व आधा क और फ, ये दोनों पूछ लेता है। ये क्या है? ये यूपीएससी वालों का फेवरेट है कि ये करेंगे क्या, कि आपसे क्या पूछेंगे? टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे, ये हो जाएगा। इसने क्या किया? इससे क्या हो गया कि लैंड का एरिया जो हो गया, जो कंट्रोल में किसके था? राजा के, वो बढ़ गया। और जैसे ही कंट्रोल आपका बढ़ेगा, आपकी रेवेन्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब रेवेन्यू फिक्स कैसे हो? तो इसने कहा कि लैंड का मेजरमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और मेजरमेंट के लिए क्या होता है? एक यूनिट होनी चाहिए। भाई आप स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ते हैं ना, एसआई यूनिट्स पढ़ते हैं, तो इसके लिए भी एक यूनिट होनी चाहिए। तो इसने जो है बिस्पा नामक यूनिट की शुरुआत की, बिस्पा प्रणाली की। वही पूछता है कि बिस्पा प्रणाली किसने चालू की? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की। अब सोचिए कि इसका दिमाग कहां तक चलता है। और इन सब से टैक्स वसूलने से, लोगों को टैक्स वसूलने के लिए क्या किया? खुद रखा, मकदम रखा और चौधरी रखा। ये सब क्या है? टैक्स कलेक्टर है। और इनको स्पेशल एक चीज याद रखिएगा, ये जमींदारी प्रथा की तरह नहीं, अंग्रेजों की तरह। जो अंग्रेज सोचते थे कि अंग्रेज फिक्स कर देते थे लैंड रेवेन्यू और कहते थे कि जाइए जमींदार तुम वसूलो, और वो क्या करते थे? अधिक वसूल लेते थे। इनको इसने कर दिया प्रिविलेज लेस, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप खुद मुकदम और चौधरी हैं, तो ये मत सोचिए कि हम जो है चौधरी है तो अब चौड़ी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है। कहा इन पे भी क्या करता था? वो कमांड रखता था कि कोई प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और लैंड टैक्स को इसने क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया, और वो कर दिया 50%। बहुत से एग्जाम में पूछ लेता है 1/2 या 50%, सेम चीज है। और ये पीसीएस वाले पूछते हैं। उसके बाद इसने एक बनाया डिपार्टमेंट दीवाने मुस्त खराज। ये दोनों एक में है, मुस्त और खराज एक में है, ठीक है। खराज का मतलब होता है टैक्स, कर। क्या होता है? कर होता है। दीवाने मुस्त खराज बनाया ये। जब दीवाने मुस्त खराज ये बनाएगा, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया।
दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया। इसके बाद ये इन सारी चीजों को करने के बाद ये क्या करेगा, पीडीएस सिस्टम ले आएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो आज आप पीडीएस देखते हैं वो बहुत पहले ही पीडीएस कर चुका है। इसके अलावा कैसे बढ़ेगा कर, तो इसने 2 करों का जो है शुरुआत की, एक घरी कर और दूसरा एक चरी कर। घरी कर हाउस टैक्स है, घर से समझिए, और चरी कर क्या है, चराई कर है। ठीक है, चराई कर या चरी कर भी इसको बोलते हैं, जो आप ग्रेजिंग के लिए होता है। अगर आप ये लैंड बिलोंग्स टू किंग, अगर राजा के लिए है तो आप क्या कहेंगे कि जब राजा कर रहा है तो आप उसके खेत में अगर अपना जानवर ले जाएंगे तो उसको टैक्स देंगे ना। तो जैसे ही टैक्स देंगे उसका क्या होगा, टैक्स इंक्रीज करेगा। और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये जरूर याद रखिएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बहुत जरूरी है। अब हम आगे इसके आगे मार्केट को जो ये कंट्रोल किया था, उस मार्केट कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है दीवाने रियासत। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो दीवाने रियासत की ये स्टार्ट करता है मार्केट कंट्रोल के लिए। तो मैंने आपको बताया था मार्केट कंट्रोल में, मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या करेगा, मूल्य नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा। ये किसको, प्राइस को कंट्रोल करेगा। और ये किसके प्राइस को कंट्रोल करेगा, सारी चीजों के प्राइस को कंट्रोल करेगा कि इसके मिलिट्री को क्या हो, अपना खर्च चलाने में आसानी हो। और उसके लिए ये देखिए, जो अनाज है उस पे भी करेगा, घोड़ों के मार्केट पे भी करेगा, सब पे करेगा। और उसके लिए एक क्या, कौन सा रखेगा डिपार्टमेंट का, साहना ए मंडी, साहनाए मंडी एक इंस्पेक्टर रखेगा, जिससे वो क्या कर सके, चल सके। और इन पे कंट्रोल करने के लिए या पूरा और कंट्रोल करने के लिए एक ये स्पाई डिपार्टमेंट बनाएगा। और उस स्पाई डिपार्टमेंट का हेड जो होगा, बहुत जगहों पे वरीद है और कई जगहों पे क्या है, बरीद है। इंग्लिश में BRID, बरीद कहते थे किसको, स्पाइस को। ठीक, तो अब ये चीज आप खिलजी से पढ़ रहे हैं। अब हम खिलजी का आर्किटेक्चर और आगे का पार्ट लिटरेचर का, और क्या उसने जो है खुसरो से उसका क्या, ये सब हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।